कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता हो। हेलो फ्यूचर नर्सेज, मैं सुरेंद्र आप सभी लोगों का बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर वंदन के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको जैसा कि पता ही है कि बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल लेके आया है और हम आपको वो उसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या आपके लिए है और क्यों है। तो चलिए बात करते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है एड्रिनल सोट। इसका नाम देखिए बच्चों, एड्रिनल सोट। ये एड्रिनल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एड्रिनल क्या है। एड्रिनल एक इमरजेंसी ड्रग है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में हमेशा काम आती है। ठीक उसी प्रकार से अब आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी आने वाली है और उस इमरजेंसी का नाम है आपके सेमेस्टर एग्जाम। तो उन्हीं एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक इमरजेंसी डोज जिसका नाम है एड्रिनल सोट। और इस सोट में आपको क्या मिलेगा बच्चों? इस सोट में आपको क्या मिलेगा? ये सोट नहीं, एक सीरीज है जिसमें आपको हर रोज एक सोट, एक डोज के रूप में एक क्लास मिलेगी। और उस क्लास में क्या मिलेगा? वो आपके काम की चीज मिलेगी और वो है आपके जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार बार, बोल सकते हो PYQ, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चन का क्या मिलेगा? डिटेल डिस्कशन मिलेगा इसी एड्रिनल सोट की सीरीज के अंदर। आपको साथ में क्या मिलेगा? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उनका मिलेगा यहां पे सॉल्यूशन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस जिन्हें अपन बोलते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन का अपन यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और ये सिर्फ एक क्लास नहीं होगी, ये आपके हर सेमेस्टर की क्लास होगी। जो सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर सेमेस्टर 8 तक के बच्चों के लिए हम यहाँ पे आपको क्या देंगे? ये सारी चीजें अवेलेबल करवाएंगे। कहाँ पे? बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करें कि मैं आपको अभी इस क्लास में क्या पढ़ाऊंगा और कौन से सेमेस्टर से रिलेटेड हम बातें करेंगे, कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग जो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं। बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट की क्लास अपन ले रहे हैं और ये क्लास किसकी होगी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एना एंड फिजियो दोनों को मिला दो तो एक सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है बायो साइंस। बायो साइंस से रिलेटेड हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे बात करूं मैं आपसे कि भाई इस क्लास में कौन सा अपन सिस्टम लेंगे या कौन सा चैप्टर लेंगे, तो उस सिस्टम का नाम, चैप्टर का नाम थोड़ी देर में हम बताएंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी अभी आए हैं और उनका पहली बार ही एग्जाम है यूनिवर्सिटी का, और अपने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम फर्स्ट बार देंगे, तो उनको पता नहीं चलता कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें कितना लिखना होता है। तो थोड़ा सा अपन इसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर आगे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करें कि आपके जो हमारे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं उनका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो बच्चों एग्जाम का पैटर्न की अपन बात करें तो एग्जाम का पैटर्न जो है, एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चंस आपका आएगा। सबसे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। इन शॉर्ट एक लॉन्ग कौन से, जैसे कि अपन बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो एनाटॉमी का पोर्शन अलग होगा और फिजियोलॉजी का पोर्शन अलग होगा। एनाटॉमी के क्वेश्चन और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मिला के आपका एक पेपर बनेगा और उसको अपन नाम दे सकते हैं बायो साइंस का, या अपन नाम देंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम। अब उसमें आधे आधे नंबर डिलीवर होंगे, ठीक है ना बच्चों? आधे नंबर उसके, आधे नंबर उसके। तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके एनाटॉमी पोर्शन में से और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके फिजियोलॉजी में से। तो दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के बोल सकते हो। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसके नंबर कितने होते हैं? 10 मार्क्स के नंबर होते हैं, 10 मार्क, 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके अंदर पेपर कितने लिखने होते हैं, कितना पेज लिखना पड़ेगा? अगर 10 में से 10 चाहिए बच्चों तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में कम से कम मटेरियल भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस फेंकते रहो ना, लॉजिकल बात लिखनी है। हाँ, कभी होता है कि अपन को नहीं पता चलता, अपन याद नहीं कर पाते, अपन भूल जाते हैं, अपन ने नहीं पढ़ा है,
तो भी पॉइंट याद रखना कि पॉइंट तो लिखने, उस पॉइंट के अंदर आप कुछ अच्छा लिखो, उससे रिलेटेड लिखो, लिखना जरूर है। तो बात करें कि इस 10 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको कितने पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको 7 से 8 पेपर तो भर ही देना अगर पूरे में से पूरे चाहिए। और अगर आप 5 भी भर के आते हो और जिसके अंदर जो चीज पूछी हुई है वो चीज वहां पे मिल जाती है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद बात करें बच्चों क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ था ना, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स जिसके अंदर आपसे पूछ ले कि भाई अपने स्टमक के बारे में इंट्रोडक्शन दो, स्टमक क्या होता है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के अंदर कितनी कौन कौन सी लेयर होती है ना, स्टमक की ब्लड सप्लाई, स्टमक का फंक्शन। तो ये शॉर्ट नोट है। तो शॉर्ट नोट आता है हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर देके जाएगा शॉर्ट नंबर, एक शॉर्ट 5 नंबर का आएगा। कितने आ सकते हैं बच्चों, 3 से 4 आएंगे, जिसमें से आपको या तो 3 करने होंगे या 4 करने होंगे। तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन होता है 5 नंबर का पूछेगा और 3 से 4 शॉर्ट नोट अपने एना फिजियो वाले पार्ट, एना में से पार्ट में से आएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन अपने फिजियोलॉजी वाले पार्ट में से आएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अंदर लिखना कितना होता है, तो बच्चों ध्यान रखना इसके अंदर जो लिखना होता है, इसके अंदर कितने पेज भरने होते हैं और क्या लिखना। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद है, आपको अच्छे से आपका टॉपिक याद है तो वो लिख दो पूरा, नहीं याद हो तो भी ध्यान रखना बच्चों 2 से 3 पेपर तो भर के आने आए, 2 से 3 पेज अपन को लिख के आना ही आना है। क्लियर है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। आगे बात करें कि तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो तीसरा क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 से 5 भी दे सकता है, क्योंकि दोनों पेपर को मिला के करना है, 4 से 5 या 6 से 7 भी दे दे, तो ध्यान रखना। और इसमें कितना लिखना है, 2 लाइन बोल सकते हैं आपसे, 2 लाइन पूछेंगे। मान लो कि कोई डेफिनेशन पूछ ली आपसे कि भाई एनाटॉमी की डेफिनेशन बताओ, तो वो लिखना उसके अंदर। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकता है, या आपसे पूछ ले कि अपना आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या होती है, या आपसे पूछ ले कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कौन सा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आएंगे कितने, 6 से 7 या 7 से 8 मान लो। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का तो होगा। और आगे बात करते हैं, इसके अलावा आपके क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल वाले, जिसमें आता है ना कि इनमें से आरबीसी की बात कर ले कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। ऑप्शन ए के अंदर आपको दे देगा कि 80 डेज, ऑप्शन बी दे देगा आपको कि 100 डेज, ऑप्शन सी दे देगा 120 डेज, ऑप्शन डी दे देगा 90 डेज। तो चारों में से एक ऑप्शन अपना सही होगा, तो वो क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन कितने दे सकता है, वो उसको कहते हैं अपन क्या, ऑप्शनल। ऑप्शनल की बजाय आप ये लिखो एमसीक्यूज, जिसमें वो 5 से 8 के बीच में कितने दे सकता है, और हर एक क्या है, 1 नंबर का है। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आता है। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और बाद में एमसीक्यू जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो दोनों पेपर आएंगे। एना फिजियो के अंदर भी सेम पैटर्न होगा, एना के अंदर भी, और फिजियोलॉजी के अंदर भी ये सेम पैटर्न होगा। इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है बायोसाइंस, या बोल सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एग्जाम का पैटर्न होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और आपको कितना लिखना होता है ये अपन ने थोड़ा सा सुपरफिशियली देख लिया है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जो आज अपनी क्लास है, जो अपन ने शुरू करी आज एड्रेनल शॉर्ट की क्लास, और इस क्लास में आपको कौन सा आज सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं, या कौन सा चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, या क्या पढ़ाएंगे, तो वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये हिमेटोलॉजी क्या है, तो देखिए बच्चों, क्या होता है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्या होता है, ब्लड होता है ब्लड। और ब्लड क्या है कि हिमेटोलॉजी का पार्ट है। देखो इसके अंदर क्या है, हीम वर्ड लिखा हुआ है, हीम और लॉजी, 2 वर्ड आ रहा है, हीम और लॉजी। अगर मैं बात करूं कि हिमेटोलॉजी वर्ड का मतलब क्या, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस लॉजी। हीम का मतलब आप जोड़ सकते हो हीमोग्लोबिन से, आप जोड़ सकते हो आरबीसी से, हीमोग्लोबिन आरबीसी, या फिर आप जोड़ सकते हो ब्लड। और प्लस क्या, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना, क्या है, स्टडी करना। तो कुल मिला के हिमेटोलॉजी का मतलब ये है कि ब्लड, और ब्लड की कंप्लीट स्टडी करना, ब्लड के बारे में नॉलेज लेना, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनका अमाउंट क्या है, और साथ में ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें, हिमेटोलॉजी में। तो हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी लैंग्वेज क्या बनेगी,
मेडिकल साइंस की वे ब्रांच है ना, मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन क्या डील करते हैं, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट और उसके साथ उनके डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं, ब्लड एंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड डिसऑर्डर क्या कहलाएगी, हिमेटोलॉजी कहलाएगी। अपन इस पार्ट में हिमेटोलॉजी बेसिकली बच्चों क्या होता है, डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, और ये सारे डिसऑर्डर हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 4th में। वहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। अभी हम पढ़ते हैं सेमेस्टर 1st के बच्चों के लिए, और सेमेस्टर 1st के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम इस क्लास में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, किसकी, हिमेटोलॉजी के अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, ये सारी आज की क्लास में हम, इसी क्लास में, हिमेटोलॉजी वाली क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। जब खत्म हो जाएगा तो इसका जो मेडिकल सर्जिकल वाला पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर, आइए चलो अब बात करें कि हिमेटोलॉजी। तो इस अपने चैप्टर में से अपने जो सेमेस्टर 1st के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस निकल के आए हुए हैं पहले के एग्जाम में और आ सकते हैं अब इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। क्योंकि एड्रिनल शॉट किसके लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम को क्या करवाना है, क्रैक करवाना है, उसके लिए। तो देखिए बच्चों, अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और अब आगे के एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो डिस्कस हम इसी क्लास में करेंगे। तो एक बार देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बात करें अपन लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चों, कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपना कंपोजिशन ऑफ ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक का यही है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके बाद आपको एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पूछा जा सकता है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, किस तरीके से एक स्टीम सेल से एक मैच्योर आरबीसी बनती है, एक स्टीम सेल से एक मैच्योर आरबीसी कैसे बनती है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वही चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे चलता है प्रोसेस कंप्लीट, कैसे एक मैच्योर आरबीसी बनती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डील करेंगे इसी क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है हिमेटोस्टेसिस। बच्चों हिमेटोस्टेसिस का मतलब सिंपल सा है कि अपने बॉडी के अंदर कहीं पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, और उस इंजरी से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस होना शुरू हो रहा है। कि यहाँ पे चोट लगी, कहीं पे भी चोट लग जाती है ना, तो चोट लगते ही ब्लड आता है, ब्लड आ रहा है ना, उसी ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। उसी ब्लीडिंग को क्या करना है, रोकना है, और रोकने के लिए क्या बनेगा, क्लोट बनेगा। तो क्लोट फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म होती है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, हिमेटोस्टेसिस बोलते हैं। ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैकेनिज्म एग्जाम में पूछी जाती है कि हिमेटोस्टेसिस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो एक फ्लो है पूरा कि इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं क्लास के अंदर। अगला जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं बच्चों, वो है क्वेश्चन ब्लड ग्रुप। कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितना ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे इसी क्लास में, हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर, तो ध्यान रखना। अगला देखो ये एनीमिया, ये अपना मेडिकल सर्जिकल वाला पार्ट है जो अपन करेंगे एमएसएन में। यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं आपको, और बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे एमएसएन की क्लास के अंदर। क्लियर है, ये बच्चों थे लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो बच्चों, एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट कौन सा है, हिमेटोलॉजी में से। फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि फंक्शन ऑफ ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, बहुत बार पूछा जाता है। आप जब एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, आप जब नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे, जब आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, तब आपको कंपटीशन एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो वहां पे भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्या क्या काम करता है, एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ेंगे अपन इसी क्लास में। आगे बात करें कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन सी चेन प्रेजेंट रहती है, हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर कितना होता है, अडल्ट फीमेल के अंदर कितना होता है, और अडल्ट मेल के अंदर कितना होता है, बच्चों के अंदर कितना होता है, जब ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन को लेकर। हम पढ़ेंगे इसको इसी क्लास में, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ।
आगे बात करें कि एक ल्यूकोसाइट के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ल्यूकोसाइट का मतलब होता है बच्चों WBC। तो WBC के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि WBC क्या है, WBC के टाइप कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट के ऊपर कि प्लेटलेट कौन सी सेल होती है, प्लेटलेट के अंदर क्या होता है। बेटा देखो प्लेटलेट प्लस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, क्लोटिंग क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी क्लोटिंग फैक्टर वाला जो बता रहा हूं ना मैं आपको, लिखाया मैंने, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके 5 नंबर का पूछा जा सकता है, 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपन क्या करेंगे इसी क्लास में करेंगे। और साथ में अगर बात करूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, तो हिमेटोक्रेट वैल्यू किसे कहते हैं, हिमेटोक्रेट वैल्यू का मतलब PCV, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, मैंने अभी बताया कि अडल्ट मेल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है और अडल्ट फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे लगाओ आप स्टार मार्क, और वो भी 2 स्टार मार्क लगा के जाओ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसी तरीके से जो अगली लाइन है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, स्टार मार्क लाइन है, और याद रख लेना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसको अपन करेंगे डिटेल में डिस्कशन, कहां पे, ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे ना वहां पे। आगे बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा, कि सीरम और प्लाज्मा के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक लाइन आती है एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर में, ये भी डिस्कस करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पान यहां पे लिख दो 120 दिन होते हैं, 120 दिन, ताकि भूलो ही ना। ये अपना ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है, कहीं पे भी आप जाओगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखोगा, आरबीसी का लाइफ स्पान, की आरबीसी कितने दिन तक अपनी बॉडी के अंदर जिंदा रह सकती है। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अपने इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम में क्या हो रखे हैं, रिपीट हो रखे हैं, और आने के चांसेस भी क्या है इनके ज्यादा है। उनका हम करेंगे यहाँ पे क्या, पोस्टमार्टम, और क्या निकालेंगे, ऑटोप्सी रिपोर्ट। फिर देखेंगे कि आपकी ऑटोप्सी, अब मेरी ऑटोप्सी रिपोर्ट कैसी आई, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन किसका, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अपने जो चैप्टर शुरू करने वाले उस चैप्टर में से कौन से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कौन से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और कौन से वेरी छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मेरे लाडलो क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी को मैं फिर से बोल देता हूं कि हम लेके आए एक एडिशनल शॉर्ट एडिशनल सीरीज, जिसमें आपके सेमेस्टर एग्जाम को क्रैक करने का हमने लिया है अपने आप से क्या प्रॉमिस, हम करवाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर। आप तो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और पढ़ते रहे मस्ती से। तो क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास अपनी शुरू करने जा रहे हैं। और क्लास शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं इस पूरे टाइम में। तो हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे, और ब्लड सेल आपको भी पता है ब्लड सेल कितने टाइप की होती है। हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, और हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, और साथ में ब्लड ग्रुप और ब्लड के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो क्लास शुरू हो चुकी है आज की। अभी तक अपन ने इंट्रोडक्शन दिया कि ये जो सीरीज है क्या है, ये सीरीज में आपको क्या मिलेगा। फिर हमने शुरू करा कि हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि हम इस क्लास में आपसे क्या, आपको क्या पढ़ाएंगे। तो हम ये 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इन जो ये 6-7 टॉपिक, इन 6-7 टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से हैं जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चंस अपन इसी टॉपिक में, इसी क्लास में, इसी चैप्टर में डिस्कस करके हम करेंगे इसको अति सिद्धम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहली क्लास। और पहली क्लास का पहला टॉपिक आप लोगों के सामने आ चुका है, और उसका नाम है बॉडी फ्लूइड। कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, और बॉडी फ्लूइड अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाउंट में कितना होता है, और बॉडी फ्लूइड के टाइप और उनकी परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है कि कौन कितना क्या होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास। थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि क्या चीज है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड के बारे में देखिए बच्चों, पहली पॉइंट क्या है कि बॉडी फ्लूइड की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि बॉडी फ्लूइड का डेफिनेशन दीजिए। बॉडी फ्लूइड क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी के अंदर
अपनी जो बॉडी होती है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जो अपनी बॉडी है पूरी कंप्लीटली, जिसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट का नाम होता है वाटर और दूसरे का नाम होता है सॉलिड। मेन बॉडी की बात करता हूँ, सॉलिड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लिक्विड पोर्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सुपरफिशियली बात बताऊँ तो अपनी जो ह्यूमन बॉडी है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है वाटर और दूसरा है सॉलिड। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर वाटर कितना होता है? अपनी बॉडी के अंदर देखो कंटेन करती है 60 से 65। ये अपना एक इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर होता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि लाइन याद रखना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर होता है, यानी कि फ्लूइड होता है। तो ध्यान रखना 60 से 65% क्या होता है? वाटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एक जगह पे, और मैं आपको वाटर के बारे में बताऊंगा तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से भी निकल के आता है। दोनों जगह पे कंफ्यूज मत होना। वो जगह है प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाटर कितना होता है प्लाज्मा में, या पूछ ले आपसे कि वाटर कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो दो अलग अलग जवाब मिलेंगे। दो अलग अलग जवाब मिलेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों। एक प्लाज्मा के बारे में पूछ रहा है जबकि दूसरा पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी में वाटर का कितना अमाउंट होता है? लगभग 60 से 65% क्या होता है? वाटर होता है। और बाकी की क्या है? 35 से 40% क्या होता है? सॉलिड होता है। दोनों पॉइंट स्टार मार्क लाइन है कि अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, और एक कंपोनेंट होता है अपना क्या? वाटर, और दूसरा होता है सॉलिड। और वाटर और सॉलिड अगर दोनों को मिला दे, दोनों क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो इनको डिवाइड करें तो जो अपना बॉडी फ्लूइड है वो कितना है? लगभग 60 से 65%, जबकि सॉलिड कितना है? 35 से 40% सॉलिड होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी फ्लूइड होता है क्या? बॉडी फ्लूइड सिंपल सा है बच्चों, लिक्विड कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है? बॉडी फ्लूइड कहलाता है। कितना टाइप, कौन कौन सी बॉडी फ्लूइड के अंदर कितना अमाउंट होता है? तो बॉडी फ्लूइड के अंदर अमाउंट होता है 60 से 65%। क्लियर है? अब देखो बच्चों क्या होता है, जो ये ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है ना, उसका कुछ क्लासिफिकेशन दिए रखा है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, या पूछ ले आपसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड के बारे में एक्सप्लेन करें। तो बॉडी फ्लूइड की डेफिनेशन, लिक्विड पोर्शन अपनी बॉडी का क्या कहलाएगा? बॉडी फ्लूइड कहलाएगा। बॉडी फ्लूइड का क्लासिफिकेशन सुनो क्या है। अभी मैंने बताया बॉडी फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, तो बच्चों 60 से 65% क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है। बॉडी फ्लूइड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है? तो दो टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एक होता है अपना क्या? एक होता है ICF और दूसरा होता है ECF। ICF का पूरा नाम अगर याद करना हो तो क्या? ICF का मतलब था इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो टाइप के फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर, एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बच्चों नाम पे फोकस करो, नाम पे फोकस करोगे जवाब मिल जाएगा। क्या मतलब है इसका? नाम पे फोकस करो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रा का मतलब अंदर, अंदर किसके? सेलुलर मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। सेल होती है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सपोज करो ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा इस फ्लूइड को अपन क्या नाम देंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड देंगे। और जो सेल के बाहर पाया जाता है इसको अपन नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नाम पे फोकस करो, सेल के
एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ जो फ्लूइड है, सेल के अंदर तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहेंगे अपन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दो टाइप के बॉडी फ्लूइड को डिवाइड कर रखा है, एक होता है सेल के अंदर वाला फ्लूइड, एक होता है सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको अपन ने नाम दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको नाम दिया अपन ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर है बच्चों? अब देखो आप लोगों को एक, जब आपने सेल पढ़ी होगी, सेल पढ़ी तो आपने सोचा होगा कि जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को तो अपन साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। हाँ, सेल का साइटोप्लाज्म ही कहलाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वही कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूज मत होना क्या है क्या नहीं है। अब बात करें कि सर ये जो 60 से 65% वैल्यू आपने लिखी है, इस वैल्यू का ईसीएफ कितना होता है और इस वैल्यू का आईसीएफ कितना होता है? तो देखिए बच्चों, यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो अपना आईसीएफ है और ईसीएफ है, इनका परसेंटेज वैल्यू या कितना पार्ट होता है। तो ध्यान रखना कि ये है ना, अगर इसको मैं मान लूं कि 100% है तो इस 100% का 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट वो है, 2/3 पार्ट। जस्ट सेक है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। लगभग 70% पार्ट क्या होगा, आईसीएफ होगा, और 30% पार्ट क्या होगा, ईसीएफ होगा। ये ध्यान रखना बच्चों कि बॉडी फ्लूइड का जो 70% पार्ट है वो है आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि सेल के अंदर का फ्लूइड, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म नाम दिया, वो कितना होता है, 70% होता है। जबकि ईसीएफ जो सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, उसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और उसका अमाउंट होता है 30% होता है। क्लियर है? तो बॉडी फ्लूइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ईसीएफ और आईसीएफ। आगे बात करें तो ईसीएफ को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बच्चों। जो ईसीएफ है ना, ईसीएफ के अंदर 3 टाइप के कैटेगरी और डिवाइड कर रखी है अपन ने। चलो आगे के पेज पे देखते हैं ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, 30% होता है। इस 30% को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट को आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मतलब सेल के बीच वाला फ्लूइड, सेल के बीच में, इंटर दो सेलों के बीच के जो स्पेस होता है, स्टिशियल फेज, वहां पे इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और दूसरा है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। और तीसरा होता है अदर। अदर के अंदर आप बोल सकते हो कि जैसे कि अपना सीएसएफ हो गया, जैसे कि अपना साइनोवियल फ्लूइड हो गया, तो वो फ्लूइड क्या कहलाता है, अदर की कैटेगरी में आता है। तो ईसीएफ को फिर से 3 सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये नाम क्या, इंट्रास्टिशियल और इंट्रावस्कुलर और अदर। अदर के अंदर आप सीएसएफ बोल दो, साइनोवियल फ्लूइड बोल दो। अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड कहां होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जवाब दो साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। कि साइनोवियल फ्लूइड अपनी बॉडी में कहां पे प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दो फटाफट से। ठीक है, ये था अपना ईसीएफ और आईसीएफ। अब देखो क्या रिटर्न में लिखा हुआ है वो देखिए एक बार। बॉडी फ्लूइड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहलाएगा, बॉडी फ्लूइड कहलाएगा। हाँ सर कहलाएगा। अब बॉडी फ्लूइड अपनी ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, लगभग 60 से 65% होता है, 60 से 65% होता है। इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेगा फ्लूइड को, 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी तो ये रही और एक कैटेगरी होती है ये, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 2 कैटेगरी होती है फ्लूइड की, एक होती है आईसीएफ, एक होती है ईसीएफ। आईसीएफ कितना सर 70% और ईसीएफ कितना कि बचा हुआ क्या 30%। अरे लाडलो, जब तक जवाब देते रहोगे मजा आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना, जो मैं पूछूं फटाफट से रिप्लाई कर देना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना 30%, बचा हुआ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना 70%। अब बात करें आगे की लोकेशन क्या है, इनसाइड द सेल। अभी बताया, नाम पे फोकस करो, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर वाला फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसको आप दे सकते हो क्या, साइटोप्लाज्म नाम भी दे सकते हो।
कि सेल का साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा। 70% होता है, कहां पे होता है, इनसाइड द सेल होता है। 2/3 पार्ट होता है टोटल बॉडी का। देखो 100 में 3 का भाग दे तो लगभग 33 आते हैं, तो 33 तो 2/3 पार्ट 70% के करीब 2/3 पार्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरा क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन आई यहाँ पे बच्चों, इस पे फोकस करना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कभी ना कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन आने वाला है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ऐसा कौन सा आयन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो नाम क्या है उसका, नाम है उसका पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का प्रेजेंट होने वाला आयन है। क्वेश्चन याद रख लेना, ये 3 पॉइंट किसके, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अमाउंट 30%, कहां पे प्रेजेंट रहता है, आउटसाइड द सेल। कहां पे, सेल के बाहर। अभी अपन ने डिस्कस करा कि एक ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और बच्चों जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, कमेंट में जवाब दो फटाफट से, क्या होता है, और ये कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, जिसे अपन ने नाम दिया था ना 30%। इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करा था हमने। कौन कौन से 3 पार्ट है, पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, और तीसरा है ट्रांससेलुलर फ्लूइड या अदर फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है, देखो सेल के बीच वाला फ्लूइड, दो सेलों के बीच वाला फ्लूइड। और ये जो क्या है, इसे अपन ब्लड कहते हैं। इंट्रावस्कुलर को क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और तीसरा है जिसमें मैंने आपको बताया था CSF हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वही कि भाई एक्स्ट्रा का मतलब बाहर से कौन सा आयन सबसे ज्यादा होगा ECF के अंदर, तो सोडियम याद रख लेना, सोडियम। अरे ऐसे याद रख लेना कि खाना खाते हो, खाना खाते समय क्या करते हो, बाहर से कुछ डालते हो ना खाने के अंदर, क्या डालते हो, अरे नमक डालते हो जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आगे आने वाला याद रख लेना, क्या, सोडियम याद रख लेना। सोडियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम रहता है। आई थिंक आपको बॉडी फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कमेंट में करो यस, नहीं आया तो वापस भी पूछ लेना। तो पहला टॉपिक अपना बॉडी फ्लूइड यहां पे कंप्लीट होता हुआ। और बॉडी फ्लूइड के बारे में वापस से बता दूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो होता है 60 से 65%, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है ECF, एक होता है ICF। ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ICF का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो अपने सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए लगभग 70% पार्ट अपना क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड वाला है। ECF जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है वो होता है 30% होता है, और वो 30% 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। पहला उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिवाइड करा, दूसरा उसको अपने इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जिसे अपन ने ब्लड नाम दिया, और तीसरा है अदर या ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। अदर में अपन ने नाम दिया था CSF हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, और साइनोवियल फ्लूइड हो गया, इंट्राऑर्बिटल फ्लूइड हो गया, अपनी आंख के अंदर जो फ्लूइड है वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जिनको अपन अदर की कैटेगरी में डालते हैं। तो बच्चों ये रहा अपना बॉडी फ्लूइड। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आगे चलिए, आगे बात करते हैं टॉपिक का। अगला टॉपिक है अपना कौन सा, ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में कुछ जानकारी। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि ब्लड की डेफिनेशन बताओ बच्चों। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज ब्लड, हाँ हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर ब्लड तो रक्त है। अरे हमने भी जवाब दिया था रक्त है, अरे उसका हिंदी मीनिंग रक्त है, लेकिन डेफिनेशन कुछ और है। तो डेफिनेशन क्या है, तो सुनो क्या होता है बच्चों। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा टिश्यू। जब एक सेल दूसरी सेल से मिलती है या ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती है, टिश्यू बन जाता है। जब एक सेल दूसरी सेल से मिलती है तो ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू का क्लासिफिकेशन अपन बात करें तो मेन टिश्यू अपन ने 4 पढ़े थे। पहला था एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा था मस्कुलर टिश्यू, तीसरा था कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा था नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू अपन ने पढ़े थे। तो इसमें जो ये वाला टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है,
इसमें इसमें ही तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें साथ में बोन, क्या बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ब्लड और बोन सर दोनों अलग अलग है। एक ब्लड तो अपना लिक्विड पोर्शन होता है, जबकि बोन तो हार्ड मटेरियल होता है ना। ब्लड तो लिक्विड वाला कंपोनेंट है और बोन है जो हार्ड है, पत्थर की तरह। हमारे उधर कहते हैं भाटा, तो भाटा है या नहीं है? तो आप बताओ बच्चों, डेफिनेशन में लिक्विड और हार्ड मतलब सॉलिड कैसे? तो इनके अंदर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ही बताता है कि इसका ये जो नेचर है वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। तो जो बोन है, बोन का जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, तो सॉलिड होने की वजह से वो हार्ड है तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, ठीक है। और जबकि अपना जो ब्लड है, ब्लड क्या है? लिक्विड पार्ट है। और लिक्विड पार्ट का मतलब है कि ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होगा। तो लिक्विड के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि ब्लड और बोन के बारे में। तो आओ वापस टॉपिक पे। अगर बात करूं मैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या बनती है, सिंपल सा है। ब्लड की डेफिनेशन सिंपल सी क्या बनेगी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेफिनेशन याद रख लेना ब्लड की, कि ब्लड की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाएगा? ब्लड कहलाएगा। अब ब्लड के अंदर देखिए क्या क्या होता है। ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड इज डिफाइंड, ब्लड को अगर अपन परिभाषित करें तो ब्लड एक क्या है? स्पेशलाइज्ड स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट सर्कुलेट, जो कि अपनी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट होता है। कहां से? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से अपनी पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी स्पेशल टाइप का, जो हार्ट से निकलकर कंप्लीट बॉडी में क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, घूम रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरे टॉप टू बॉटम घूमने का काम है। अब टॉप टू बॉटम घूमने का काम है तो क्या करता है? अरे सर ऑक्सीजन सप्लाई, अरे सर न्यूट्रिशन सप्लाई, अरे और जो बॉडी की डिमांड होती है वो एंजाइम, वो हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम उनका होता है। आई थिंक अब समझ चुके होंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आगे अपन बात करें कि कुछ अपनी इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। और करेक्टरिस्टिक्स बच्चों जो अपन पढ़ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है अपना फिजिकल अपीयरेंस में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कि कलर कैसा आएगा। पहला क्या है? कलर कैसा है। तो बच्चों ब्लड का कलर कैसा होता है? सर हमने तो देखा ब्लड लाल कलर का होता है। अरे बच्चों लाल कलर तो है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो वहां पे लाल ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ चेंज आएगा। ये आएगा ब्राइट रेड, ये आएगा स्कारलेट रेड, ये आएगा पर्पल रेड। तो कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। तो सुनो, अपने ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड देखो, ब्लड नॉर्मली दो जगह पे घूमता है। एक घूमता है अपनी आर्टरी के अंदर, आर्टेरियल ब्लड, एक होता है वीनस ब्लड। वीनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड, वीनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड। आर्टरी में घूमने वाला आर्टेरियल ब्लड और वेन में घूमने वाला वीनस ब्लड। आर्टेरियल में नॉर्मली कौन सा ब्लड घूमता है बच्चों? प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। और वेन के अंदर कौन सा? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इसके अंदर क्या? CO2 ऐसा आप बोलते हो। आगे की जब क्लास पढ़ोगे, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आपको सर मैम बताएगी आपको, या फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये CO2 का अमाउंट कितना होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है। बट अभी जनरली यही वर्ड यूज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो वीनस ब्लड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि प्योर ब्लड में क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड में प्योर ब्लड होता है। अब जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन किससे जुड़ता है? हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है, जिसका कलर होता है लाल कलर का। और लाल कलर कहां पे होता है? आरबीसी का। तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। तो कलर तो लाल होगा ही होगा। आगे देखो डीप क्या है। तो जो ये वीनस ब्लड है इसके अंदर इंप्योरिटी है, जबकि आर्टेरियल ब्लड के अंदर प्योरिटी है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, और कुछ ना कुछ डिफरेंस ही आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? तो इधर देखो, यहां देखो क्या लिखा? कलर। कलर में देखो तो बच्चों दो वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है स्कारलेट रेड और एक वर्ड आ रहा है आपके पर्पलिश, थोड़ा सा फीका
पर्पल कलर का। तो स्कारलेट रेड कहां होता है? ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन रिच वाला मतलब प्योर ब्लड के अंदर। प्योर ब्लड का कलर कैसा होगा? स्कारलेट रेड। मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है वो क्या ब्लड है? वो प्योर ब्लड है। और प्योर ब्लड का कलर कैसा होगा? स्कारलेट रेड का। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बच्चों आपसे पूछ ले, अरे मेरे लाडलो, अगर पूछ ले आपसे कि आर्टेरियल ब्लड का कलर कैसा होता है, अगर आपसे पूछ ले प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है, अगर आपसे पूछ ले कि एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो उसका कलर कैसा? अरे स्कारलेट रेड कलर, या बोल दे ब्राइट रेड, ठीक है ना, चमकीला लाल। देखते ही आंखों में अपनी आंखें चमचमा जाती है ना, वो वाला कलर कौन सा? स्कारलेट रेड। दूसरा है पर्पलिश। पर्पलिश का मतलब थोड़ा सा फीका हो जाएगा, इतना लाल नहीं होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, कार्बन डाइऑक्सीजन ज्यादा है, और वो क्या है? इम्प्योर ब्लड है, वेन में घूमता है। तो फिर से वही क्वेश्चन कि वेन में घूमने वाले ब्लड का कलर पर्पल रेड, दूसरा इम्प्योर ब्लड का कलर पर्पलिश रेड। क्लियर है? तो यहां से कभी कंफ्यूज मत होना, ये अपना एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि एक अडल्ट के अंदर, एक हेल्दी अडल्ट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट कितना होता है? तो बच्चों कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है, कभी मत भूलना। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। देखो कंपेयर करें मेल और फीमेल में, तो हर जगह पे मेल और फीमेल में क्या होगा कि अगर ब्लड की बात करें तो थोड़ा सा कम होगा, बॉडी वेट की बात करें तो थोड़ा सा कम होगा, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाने वाला कम होगा। और अगर अपन बात करें कि भाई हार्ट कितना किलोग्राम का वेट होता है, तो हार्ट का भी वेट मेल की कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होगा। तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्यादातर ऑर्गन, बॉडी पार्ट या कुछ भी मेल की तुलना में फीमेल में थोड़ा कम होता है। तो यही बात है। वॉल्यूम की बात करें तो अडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर मेल में, और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर। दोनों पॉइंट याद रखने वाले हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं आपको लिख रहा हूं डबल स्टार, कि अपनी जो ब्लड है, ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका एक पीएच लेवल होता है। ब्लड का पीएच लेवल होता है, अपनी सलाइवा का पीएच लेवल होता है, अपनी यूरिन का पीएच लेवल होता है। जहां पे भी पीएच लेवल आए अपने दिमाग में बिठा लेना, पीएच लेवल कितना होता है। पूछा जाएगा कभी ना कभी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि पीएच लेवल क्या है। और ये जो पीएच लेवल अभी पूछ रहे हैं ब्लड का, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है थोड़ा सा। और अगर वैल्यू देखें तो 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45। ये चीज याद रख लेना बच्चों, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। कितनी बार? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीएच लेवल कितना होता है। 7.35 से 7.45 ब्लड का पीएच लेवल होता है, ब्लड का पीएच लेवल। और ब्लड का पीएच लेवल कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहां पे 2 स्टार मार्क लगाए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें विस्कोसिटी, कि ब्लड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ब्लड कितना गाढ़ा होता है? तो ब्लड, हमेशा ध्यान रखना कि ब्लड अगर अपन कंपेयर करेंगे तो वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो वाटर से 5 गुना ज्यादा, वाटर से 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम थिकर, 5 टाइम थिकर। किससे? वाटर से। वाटर से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है विस्कोसिटी के ऊपर। और जो अगला है वो है इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना होता है। अब देखो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड टॉप टू बॉटम में घूमता रहता है ना, हर जगह पे जाता है, हर बॉडी के पास अपना हर ऑर्गन के पास जाकर जो ऑक्सीजन देनी है वो दे देता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट लेना है वो ले लेता है। ये एक्सचेंज चल रहा है। तो हर बॉडी के हर ऑर्गन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे होते हैं। जब कोई चीज, जैसे कोई मशीन काम कर रही होती है तो मशीन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, होती है नहीं होती? ठीक उसी प्रकार से जब उनके पास ब्लड जाता है तो ब्लड का भी टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में याद रखो तो 100.4 फ़ारेनहाइट। तो ये भी याद रखना। ये थे ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड का पीएच लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड का अमाउंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड का कलर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक ये रहा, आपसे पूछ ले क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, व्हाट इज ब्लड एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। क्लियर है? आगे की क्लास में और अच्छा सा अपन इसके आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे। तो ब्लड के बारे में आई होप कि कुछ इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब बता देना, और क्या नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर ये चीज वापस समझाओ। आई विल डू इट फॉर यू।
मेरे लाडलो। चलिए आगे बात करें कि आगे वाला जो टॉपिक है अपना क्या है। यह है टॉपिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है? तो ब्लड का ही कंपोनेंट है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन सी होती है, कितने अमाउंट में होती है, तो ये चीज अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब सिंपल सा बच्चों कि ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो बच्चों सिंपल सी एक कंपोजिशन में एक सारणी याद रखनी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन याद रखो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन मान के चल लेना, आएगा ही आएगा। अगर बड़ा नहीं आया तो क्या याद करना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में? क्या सारणी है फटाफट से बता दो मैं आपको हल्का सा। ब्लड के कंपोजिशन में 2 चीज मेन होती है, 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होती है अपनी प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल, जिसे अपन कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड सेल और फॉर्म्ड एलिमेंट, कभी मत भूलना ये 2 चीजें। ब्लड सेल और प्लाज्मा ये 2 मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है तो 55% तो प्लाज्मा होती है और 45% क्या होती है? ब्लड सेल होती है। 55% तो प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल। बच्चों ये जो अपन ने लिखा है ना 55% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लाज्मा का अमाउंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा का अमाउंट 55%। अरे सर ब्लड का अमाउंट, अरे 45%। प्लाज्मा का परसेंटेज पूछा जाएगा, वैल्यू पूछी जाएगी 55%। अच्छा 55% है सर, तो सर इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसके अंदर 2 चीज मेन होती है, 2 कंपोनेंट मेन है। क्या 2 मेन कंपोनेंट है? एक होता है इसके अंदर वाटर और एक होता है सॉलिड। वाटर और सॉलिड, ये दोनों कंपोनेंट याद रखना बच्चों। मैंने आपको बताया था जब बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड का अमाउंट कितना? सर 60 से 65%। अगर पूछ ले लिक्विड पोर्शन का अमाउंट कितना? 60 से 65। अगर आपसे पूछ ले वाटर कितना? अरे वाटर लिक्विड वो एक ही तो चीज है, कंफ्यूज मत होना। कितना? 60 से 65। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा के अंदर वाटर का अमाउंट कितना है? प्लाज्मा के अंदर वाटर कितनी होती है? 92%। 92% क्या है? प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, कभी मत भूलना। ये फिर से इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं यहां पे कि प्लाज्मा के अंदर वाटर का अमाउंट कितना? 92%। अरे पीछे क्या बचा? 8%। अरे 8% क्या? सोलिड। क्या है? 8% क्या होता है? सोलिड होता है। 8% सोलिड होता है। क्लियर है? अच्छा सोलिड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सोलिड के अंदर बच्चों 2 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखना। सोलिड के अंदर 2 मेन चीज होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मटेरियल, एक होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। 2 कंपोनेंट मेन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक के अंदर जो अपनी मेन चीज होती है प्लाज्मा प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास की सीरीज में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एड्रिनल सोट। आगे देखिए इनऑर्गेनिक के अंदर बात करें बच्चों तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो वर्ड आते हैं ना ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल में और क्या आ सकता है? ऑर्गेनिक में आ सकता है कार्बोहाइड्रेट, आ सकता है एंजाइम, आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो देखो बच्चों कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल 2 होती है। ब्लड सेल का अमाउंट 45% है, जबकि प्लाज्मा का अमाउंट 55% होता है। प्लाज्मा को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है वाटर, एक होता है सॉलिड। वाटर का अमाउंट 92%, सॉलिड का अमाउंट 8%। सॉलिड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंजाइम्स हो गए, गैसेज हो गए, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। क्लियर? ये था प्लाज्मा वाला पोर्शन। अगर मैं बात करूं ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल का अमाउंट कितना? कमेंट बॉक्स में जवाब दो फटाफट से
कितने टाइप की ब्लड सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 3 टाइप की ब्लड सेल होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है बच्चों? एक होती है अपनी आरबीसी जिसे अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल। हाँ कितना? 45% है सर। हाँ 55 क्या? प्लाज्मा है सर 55। आरबीसी, आरबीसी का अमाउंट कितना होता है? 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। डब्ल्यूबीसी, अरे सर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एक तो लाल एक सफेद है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का अमाउंट कितना होता है? 4000 से 11000 क्यूबिक पर एमएम। तीसरा प्लेटिलेट का अमाउंट कितना? प्लेटिलेट, प्लेटिलेट का अमाउंट होता है 1.5 to 4 लाख, 4 लाख। इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू और इंपॉर्टेंट वैल्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू ये लो डबल स्टार मार्क। ब्लड सेल अपनी बॉडी के अंदर कितनी होती है? 45% में होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अरे आरबीसी का अमाउंट 4 से 5 मिलियन, अरे डब्ल्यूबीसी का 4000 से 11000, प्लेटलेट का क्या होगा? 1.5 लाख से 4 लाख। याद रखना वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था अपना कंपोजिशन। आइए फटाफट देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन क्या है? ब्लड कंसिस्ट होता है 2 मेन कंपोनेंट से, एक प्लाज्मा एक फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को अपन ने क्या नाम दिया? ब्लड सेल नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? ब्लड सेल नाम दिया, ब्लड सेल नाम दिया। ब्लड सेल के अंदर एक होता है प्लाज्मा जिसमें 55% तो क्या है? ब्लड वॉल्यूम की 55% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स है या नहीं? मैट्रिक्स, लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। जबकि दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है 45% होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड सेल मेन होती है। ब्लड सेल कौन कौन सी? इरिथ्रोसाइट जिसे अपन क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी कहलाएगी। दूसरी क्या है? क्या करती है? देखो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़वा कर। ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। क्लियर है? ट्रांसफर करने का काम करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे आरबीसी को अच्छे से। दूसरा क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और यह क्या करती है? इम्यून सिस्टम के लिए काम करती है, इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और तीसरा है अपना प्लेटलेट जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट क्या है? अपना क्लोटिंग मैकेनिज्म में काम करता है, क्लोटिंग मैकेनिज्म में काम करने का मेन ब्लड सेल है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट। यहां तक बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, अपन वापस क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन लेके आए हैं एड्रिनल शॉट और ये शॉट आपको हर रोज मिलेगा। तो हर रोज हम मिलेंगे और आपके इस कमेंट का जवाब हम देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मा का अमाउंट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्लियर है? आज के लिए अपन यहीं पे रोकते हैं और बोलते हैं अति सिद्धम। कल फिर से मिलेंगे, हंसते खेलते मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर है? थैंक यू।